तो चलो अभी हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। ये फॉर्मूले के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं, एक एक करके न्यूमेरिकल करेंगे, उसका आंसर भी बनाएंगे और बाकी मेजर न्यूमेरिकल जो है हम तो मटेरियल में देंगे, उसमें हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1। 2 copper wires have lengths in ratio 2:3 and radius of cross section in ratio 1:2. What is ratio of their resistances across the two ends? क्वेश्चन समझ में आया? दो वायर है जिनका लेंथ आर इन द रेशियो क्या 2/3, उनका क्रॉस सेक्शनल रेडियस, मतलब ये एक वायर है उसका रेडियस r1 है, ये दूसरा वायर है उसका रेडियस r2 है। ठीक है, रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है? इट इज गिवन 1/2। तो क्या बता सकते हो व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर एरियाज? एरिया तो होता है पाई आर स्क्वायर, नो, ए इक्वल टू पाई आर स्क्वायर होता है, तो रेशियो क्या हो जाएगा? पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, नहीं तो r1 स्क्वायर बाई r2 स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1/4। नाउ रेशियो ऑफ देयर रेजिस्टेंसेस, रेजिस्टेंस क्या होता है? रो एल बाई ए, तो r1 क्या हो जाएगा? रो L1 बाई A1, दोनों कॉपर वायर है। छोटा वायर का रेजिस्टिविटी को अगर हम रो मान लेते हैं तो बड़ा वायर का रेजिस्टिविटी क्या होगा? अरे वही होगा, कॉपर है, नेचर के ऊपर डिपेंड करता है कि नहीं? तो इसके लिए क्या हो जाएगा? रो L2 बाई A2, सो इट इज L1 बाई L2 इंटू A2 बाई A1। वैल्यू तो आपको मालूम है, L1 बाई L2 कितना होता है? L1 बाई L2 दिया है 2/3 और A2 बाई A1 कितना हो गया? 4/1, सो इट इज 8:3। आंसर हो गया 8:3। समझ में आया? चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। कोई एक पाइप रखा है ऐसा, ये एक होल है पाइप में और ये दूसरा आउटर सरफेस है, इसका लेंथ ऐसा दिया है। ठीक है, क्या दिया कि एक हॉलो पाइप है, हॉलो पाइप है ना, ये हॉलो पाइप है और अंदर वाले जो होल है उसका रेडियस क्या है? r, और पूरा पाइप का रेडियस क्या है? रेडियस है 2r, लेंथ दिया है l। समझ में आ रहा ना? हम देख रहे हैं कि इसका लेंथ दिया है l। पूछा है द मटेरियल ऑफ पाइप हैज resistivity rho, find resistance across two ends, दोनों एंड में रेजिस्टेंस क्या होगा? कितना सिंपल है, रो एल बाई ए वाला फॉर्मूला है। तो सॉल्यूशन क्या बनाएंगे?
पहले देखेंगे कि लेंथ तो L है, रेजिस्टिविटी तो रो है। व्हाट इज A? A इज द एरिया ऑफ अ टू फ्लो ऑफ करंट। इसके अंदर से तो करंट जाएगा, हवा में थोड़ी जाएगा। अब इसके अंदर से जाएगा तो व्हाट इज दिस एरिया? आउटर सर्किल का एरिया माइनस इनर सर्किल का एरिया, पाई 2r का स्क्वायर पाई r का स्क्वायर, इट इज 3 पाई r स्क्वायर। अब रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? रो L बाय 3 पाई r स्क्वायर। आर यू गेटिंग? समझ में आ रहा ना? तो रेजिस्टेंस हो गया रो L बाय 3 पाई r स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, a wire of resistance, just a minute, R was cut into n equal parts and the parts were bundled together. Find resistance across the bundle. ये बोर्ड में आता है। सोल्यूशन बनाएंगे। एक वायर था, क्या लेंथ था, क्या एरिया था, कुछ जानकारी नहीं है। सपोज एरिया A था, लेंथ L था। इसको टुकड़े टुकड़े किए, कैसे टुकड़े किए? n टुकड़ा किए, है ना, n टुकड़ा किया और सारा टुकड़ा को ऐसे जोड़ दिया गया। कैसे? ये हो गया एक टुकड़ा, ये हो गया दूसरा टुकड़ा, सबको मिला के बंडल बना दिए। ठीक है, तो ऐसे करके वो सारे टुकड़े को n टुकड़ा को जोड़ दिया गया। तो कैसे दिखेगा? ये ऐसे दिखेगा, नहीं बंडल बन गया। क्या आप बता सकते हो व्हाट इज द लेंथ ऑफ द बंडल? हर एक टुकड़ा n टुकड़ा किए हैं, टोटल लेंथ L था, लेंथ क्या हो जाएगा? L बाई N। अच्छा, हर एक का एरिया A था, सबको इसे बंडल बना दिए तो उसका एरिया क्या हो जाएगा? N इंटू A। ये पूरा एरिया हो जाएगा N इंटू A, ये पूरा एरिया हो जाएगा N इंटू A। इज दैट क्लियर? समझ में आ रहा? नाउ व्हाट वाज दिस R? गिवन R वाज रो L बाई A। अब इसको टुकड़े टुकड़े करने से रो बढ़ेगा कि घटेगा? आपको हो गया नहीं नहीं, आप तो जानते हो कि जो ये एरिया जो रेजिस्टिविटी है इट इज A R बाई L है। L घट गया है, A बढ़ गया है, रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगा। नहीं 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 नहीं, रेजिस्टिविटी इज ए कांस्टेंट, डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ द मटेरियल। लेंथ बढ़े एरिया घटे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस फॉर्मूले को देख के मत सोचो। ठीक है, तो क्या कहेंगे? नाउ व्हाट विल बी द न्यू रेजिस्टेंस? न्यू रेजिस्टेंस विल बी रो, तो वही रहेगा। लेंथ की जगह क्या हो जाएगा? L बाई N। एरिया की जगह क्या हो जाएगा? N A। सजा के थोड़ा लिखो तो ये N नीचे आ जाएगा, 1 बाई N स्क्वायर रो L बाई A। बट रो L बाई A क्या था? हमें तो दिया गया था कि रेजिस्टेंस, सो इट इज R बाई N स्क्वायर। समझ में आ रहा ना? सो कोई टुकड़ा को रेजिस्टेंस, अगर कोई एक वायर का रेजिस्टेंस अगर R था, उसको 3 टुकड़ा करेंगे बराबर के और सारे को बंडल कर देंगे तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा? R बाई 3 स्क्वायर, दैट इज R बाई 9। समझ में आया? ठीक है, लिख लो। दूसरा क्वेश्चन नंबर 4, a wire of resistance R was stretched till its length becomes n times. What will be new resistance? हाँ, यहाँ पर काट के छोटा कर दिए थे, यहाँ पर खींच के लंबा कर दिए। सोचेंगे अगर ये है वायर
इसका एरिया ए था, लेंथ एल था, रेजिस्टेंस आर था, इसको खींच के लंबा कर दिए। अब बताओ लेंथ कितना हो गया एन टाइम, तो एरिया वही रहेगा कि पतला हो जाएगा? एरिया विल बी लेस। वी डोंट नो व्हाट विल द एरिया, से द एरिया इज ए डैश। लेकिन सोचो तो अगर ये 50 ग्राम का वायर था, खींच के लंबा करने से ये 50 ग्राम रहेगा कि उसका मास कम हो जाएगा? नहीं, मास तो वही रहेगा। अच्छा, मास वही रहेगा। अगर मास वही रहेगा, मान लो ये कॉपर वायर था, ये कॉपर ही रहेगा, तो डेंसिटी भी वही रहा, मास बराबर रहा, डेंसिटी बराबर रहा। डेंसिटी इज मास बाई वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम भी बराबर रहेगा, मतलब दोनों का वॉल्यूम बराबर होगा। वॉल्यूम वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट मतलब पहले वॉल्यूम था एरिया इंटू लेंथ, अब हो गया ए डैश इंटू लेंथ। तो ए डैश कितना हो गया भाई? इट इज ए बाई एन। ये जो हमारा आर था वो क्या था? इट वाज रो एल बाई ए। नाउ व्हाट इज द न्यू रेजिस्टेंस? इट विल बी रो एन एल बाई ए डैश। वैल्यू डालते हैं, रो एन एल की जगह एन एल तो एन एल है, ए डैश की जगह क्या लिखेंगे? ए बाई एन। एन ऊपर जाएगा, हो जाएगा एन स्क्वायर रो एल बाई ए। लेकिन पहले जब लेंथ एल था, एरिया ए था, रेजिस्टेंस था रो एल बाई ए, पहला रेजिस्टेंस आर था, तो इसका वैल्यू क्या हो गया? आर। तो न्यू रेजिस्टेंस बिकम्स एन स्क्वायर आर। नोटिस द डिफरेंस। टुकड़े करके बंडल बना देंगे तो आर बाई एन स्क्वायर होता है, खींच के लंबा कर देंगे तो एन स्क्वायर आर होता है। समझ में आया? ठीक है, थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन भी डील करेंगे, आप लोग लिखते रहो, पॉज लगा के लिखते रहो। आई कैन नॉट वेट। कहते हैं कि दुनिया में सारे चीज का क्वालिटी खराब हो गया है, लेकिन करंट का क्वालिटी वही रहता है। विश्वास नहीं होता है तो प्लग में एक बार हाथ मार के देखो, पूरा बराबर का झटका मिलता है कि नहीं? हाँ, टेस्ट मत करना, विश्वास करना। और अगर वो अमिताभ बच्चन वाला डायलॉग लोगे, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, तो फिर धोखे में रहोगे। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। एक कॉपर ब्लॉक was converted into a wire of resistance R, of radius of cross section R if resistance of block is given by R proportional to small r to the power n, find n। जेई का कुछ नहीं भाई, आप लोग कर सकते हो, थोड़ा दिमाग लगाओ, पॉज लगाओ, ट्राई करो, फिर मैं बनाता हूं। अब मैं बनाऊंगा, ठीक है। चलो देखते हैं सॉल्यूशन। हमारे पास कोई एक ब्लॉक था, इसको मारपीट करके एक लंबा सा वायर बना दिए, जिस वायर का रेडियस हो गया आर। बोल रहा है कि इसका जो रेजिस्टेंस होगा वो आर के ऊपर डिपेंड करेगा। ऑब्वियसली करेगा कि नहीं करेगा? अगर ज्यादा लंबा बनाएंगे आर कम होगा, आर कम होगा तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, आर कम होगा तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, आर ज्यादा होगा तो छोटा वायर होगा, मोटा वायर बनाएंगे तो छोटा सा बनेगा, तो हम कहेंगे उसमें रेजिस्टेंस कम होगा। तो रेजिस्टेंस तो आर के ऊपर डिपेंड करेगा। डिपेंडेंसी का ये इंडेक्स एन कितना है हम जानना चाहते हैं। अब ये जो ब्लॉक था उसका वॉल्यूम तो फिक्स्ड है, मान लो कि वॉल्यूम V। लेट V इज वॉल्यूम ऑफ बार, वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक। अब मान लो कि जो वायर बना उसका लेंथ हुआ L। L इज लेंथ ऑफ वायर, ठीक है। L क्या हो गया? लेंथ ऑफ वायर। R इज रेडियस ऑफ वायर। अब वो इसको खींच के लंबा करने से वॉल्यूम वही रहेगा, कहीं बढ़ जाएगा कि घट जाएगा? वॉल्यूम तो वही रहेगा।
तो हम क्या कहेंगे, V विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ दिस, ये वॉल्यूम बराबर है, वॉल्यूम बराबर रहेगा, मतलब इसका एरिया कितना है भाई, पाई आर स्क्वायर, लेंथ कितना है L, तो V इज पाई आर स्क्वायर L, लेकिन L तो हमें दिया नहीं क्या है, तो L का वैल्यू क्या हो गया, V बाई पाई आर स्क्वायर, सो जो लेंथ होगा दैट विल बी V बाई पाई आर स्क्वायर, और इसमें V कांस्टेंट है क्योंकि सेम ब्लॉक को अलग अलग वायर में कन्वर्ट कर रहे हैं, A कॉपर ब्लॉक मींस ए पर्टिकुलर ब्लॉक, V is a constant, pi is a constant, L is given by V by pi r square. Now what will be the resistance? Resistance is rho L by A. नहीं, चलो डालते हैं वैल्यू, रो तो रो है, L का वैल्यू हो गया V by pi r square, एरिया हो गया पाई r square, थोड़ा सिंप्लीफाई करो तो क्या मिल रहा है, देखो तो मिल रहा है रो V by pi इंटू ये पाई आर स्क्वायर नीचे आ गया, तो नीचे हो गया 1 बाई आर टू दी पावर 4, जो ऊपर जाएगा तो बनेगा आर टू दी पावर -4। तो हम क्या कहेंगे कि जो रेजिस्टेंस अभी हम निकाले वो रेजिस्टेंस क्या है, इट इज डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ आर, और इसमें देख रहे हो आप कि जो आपका रो है, भी है, पाई है, ये सारे तो कांस्टेंट है, इसका मतलब रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू आर टू द पावर -4, सो M is equal to -4। समझ में आ रहा है क्या, समझ में आ रहा है ना, ठीक है, देख लो कोई कंफ्यूजन तो नहीं, समझ में आ जाना चाहिए, इजी चीज है, बस कंसेप्ट को यूज कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, हम लोग अभी रेजिस्टेंस देख रहे हैं, चलिए अब इसे आपको बहुत सारे क्वेश्चन देंगे, लेकिन अभी थोड़ा देखते हैं रेजिस्टेंस और किस चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, और किन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, हो गया ना। तो dependence of resistance on temperature, अरे ये टेम्परेचर के ऊपर कैसे डिपेंड करेगा, ऑफ मटेरियल का टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेगा। तो इलेक्ट्रिसिटी, हेलो कहाँ को दरकार हम पहुंची के कुछ दे हरे मेरे जैसे अच्छा ମୁଁ ଆଣ୍ଟି ଫୋନ୍ କରିଥିଲି ଯେ ଆଉ ସେ WhatsApp ନମ୍ବର ପାଉନଥିଲି ପାଇଗଲି ଆଣ୍ଟି। ହଁ ଆପଣ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପରେ ଯୋଡ଼ିଛି ପାଇଲେ ନା, ଆପଣ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ମହାନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ନା, ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି ପାଇଗଲି। ହଁ ମୋର କ୍ଲାସ୍ ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ହରେ ହରେ। तो डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस ऑन टेम्परेचर ऑफ मटेरियल, अब ये टेम्परेचर के ऊपर कैसे डिपेंड करेगा। अब क्या है कि ये जो बेसिकली हम लोग समझ चुके थे कि ये मान लो कि कोई एक इलेक्ट्रॉन है एटम का, वो न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा है, बाहर का इलेक्ट्रॉन जब इसके अंदर से जाता है इन सब के साथ टकराता है और रेजिस्टेंस फील करता है। जब किसी एक मटेरियल को टेम्परेचर को हम बढ़ा देते हैं, वो हीट एनर्जी कम्स इन टर्म्स ऑफ थर्मल फोटोन्स, ठीक है। वो थर्मल फोटोन का जो एनर्जी होता है उसको इलेक्ट्रॉन ऑब्जर्व करता है, और आपको तो ये जानकारी होगा कि जब कोई इलेक्ट्रॉन एनर्जी ऑब्जर्व करता है वो क्या करता है, हायर ऑर्बिट में जंप कर जाता है, लेकिन हायर ऑर्बिट में रह नहीं सकता, उसका अपना स्टेबल ऑर्बिट है, तो वहां से फिर से वापस आता है। अगर हम कंटिन्यूसली गर्म कर रहे हैं, फिर से एनर्जी लेके फिर से हायर ऑर्बिट में जाएगा, फिर नीचे आएगा, दैट मींस इट विल स्टार्ट ऑसिलेटिंग। समझ में आया क्या, ये ऑसिलेट करने लगेगा। अब जैसे ही ऑसिलेट करने लगेगा, ये जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन अंदर से जा रहा था, अब सोचो उसको ज्यादा कोलिजन मिलेगा कि कम कोलिजन मिलेगा। जस्ट लाइक मैं यहाँ से भाग के वहां तक जाना चाहता हूँ,
रास्ते में कुछ लोग चुपचाप खड़े हैं, मैं दौड़ के जाऊंगा तो कुछ कोलिजन्स मुझे मिलने वाले हैं, कुछ लोगों के साथ टकराते हुए मैं जाऊंगा। अगर उतने ही लोग हैं और वो सब इधर उधर भाग रहे हैं, अब मैं दौड़ के जाऊंगा तो पहला केस में माई कोलिजन्स वेर इंटेंशनल, मेरे रास्ते में जो आ रहा था टकरा रहा था। और सेकेंड केस मैं नहीं चाह के भी कोई आके मेरे साथ टकरा रहा है, इट इज इंसिडेंटल, है कि नहीं? तो हम क्या कहेंगे, जब वो सारे लोग इधर उधर भाग रहे हैं हम दौड़ के जाएंगे तो मोर नंबर ऑफ कोलिजन्स मिलेगा, नंबर ऑफ कोलिजन्स ज्यादा मिलेगा, तो रेजिस्टेंस क्या होगा भाई? रेजिस्टेंस तो बढ़ेगा ही। तो ये जो इलेक्ट्रॉन ऑसिलेट करने लगते हैं इसको कहते हैं थर्मल एजिटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो लिखेंगे बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर the electrons of the material oscillate between ground state and higher excited state. This oscillation is called, important term है, thermal agitation of electrons। क्या? thermal agitation of electrons। हुआ क्या? इलेक्ट्रॉन्स ऑसिलेट करने लगे। इन केस ऑफ कंडक्टर्स, कंडक्टर की केस में, इन केस ऑफ कंडक्टर्स द एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन passing through the material, passing through the material meets more number of collisions. Why? Due to thermal agitation। Therefore, in case of conductors with increase in temperature, the resistance, बताओ इंक्रीजेस और डिक्रीजेस? कंडक्टर की केस में जो रेजिस्टेंस था, हम तो जानते हैं रेजिस्टेंस इज बेसिकली बिकॉज ऑफ टू रीजंस, एक तो हुआ बाइंडिंग फोर्स बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ कोलिजन्स मेड बाय द एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन। कंडक्टर की केस में तो बाइंडिंग फोर्स नेग्लिजिबली स्मॉल है ना, इसलिए उनको फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। अब क्या हो गया, जो मोस्टली जो रेजिस्टेंस मिल रहा था इट इज बिकॉज ऑफ द कोलिजन्स, और इलेक्ट्रॉन जब थर्मल एजिटेशन करने लगे, बाहर वाला इलेक्ट्रॉन अंदर से गया तो उसको मोर नंबर ऑफ कोलिजन्स मिलने लगा। तो आप क्या कहोगे, रेजिस्टेंस विल इंक्रीज और डिक्रीज? रेजिस्टेंस इंक्रीजेस। पूछेंगे कॉपर का टेम्परेचर बढ़ा देंगे, रेजिस्टेंस बढ़ेगा कि घटेगा? हाँ भाई बढ़ेगा, क्योंकि कॉपर इज ए कंडक्टर। एल्युमिनियम का बढ़ा देंगे, बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा, क्योंकि एल्युमिनियम इज ए कंडक्टर। ओके, अच्छा, नाउ लेट अस सी इन केस ऑफ इंसुलेटर्स क्या होता है। इंसुलेटर की केस में तो ये इलेक्ट्रॉन अपना न्यूक्लियस के साथ इतना जोर से जुड़ा हुआ था कि जो बाहर का इलेक्ट्रॉन जा रहा था टकरा के वापस जा रहा था, लेकिन अंदर से पार नहीं हो रहा था। हम कहते थे कि इट इज डिफिकल्ट टू पास इलेक्ट्रॉन्स थ्रू और फ्लो ए करंट थ्रू एन इंसुलेटर। हाउएवर, इसको अगर बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी देके भेजेंगे, हो सकता है कि थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन पास कर जाए। वेरी हाई वोल्टेज देने से थोड़ा सा करंट पास करता है। तो इंसुलेटर के केस में क्या होगा थर्मल एजिटेशन के कारण? ड्यू टू थर्मल एजिटेशन क्या होगा, अब ये इलेक्ट्रॉन भी जंप करके अपना हायर ऑर्बिट में चला जाएगा, और जैसे ये न्यूक्लियस से दूर चला जाएगा तब इन दोनों के बीच में डिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो बाइंडिंग फोर्स बढ़ेगा कि घटेगा? हम लोग याद किए, फोर्स इज Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, ऐसे था ना। अब ये डिस्टेंस बढ़ गया तो फोर्स घट जाएगा। मतलब पहले जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर था, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन इसको धक्का मुक्का मारता था, वो उसके लिए रास्ता नहीं छोड़ता था, स्ट्रांगली अपोज करता था। अब दूर जाने के बाद
फोर्स कम हो गया है, अब अगर धक्का देगा तो हो सकता है कि सरक जाएगा। मतलब पहले तो ये जाने नहीं देता था, अब चांस है कि कुछ इलेक्ट्रॉन पास कर जाए, है कि नहीं, क्योंकि बाइंडिंग फोर्स इज वीकेंड, है कि नहीं। तो हम क्या कहेंगे, इन केस ऑफ इंसुलेटर्स resistance decreases due to resistance decreases with increase in temperature। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस घट जाएगा, है ना, रेजिस्टेंस घट जाता है। तो बेसिकली हम क्या देख रहे हैं कि जो रेजिस्टेंस कोई एक मटेरियल का बढ़ जाता है या घट जाता है तो क्यों होता है, इज बिकॉज ऑफ थर्मल रेजिस्टेशन। थर्मल रेजिस्टेशन बदलने से क्या होता है, बाइंडिंग फोर्स अफेक्टेड हो जाता है। मतलब व्हिच पैरामीटर इज अफेक्टेड, रेजिस्टिविटी। तो कोई भी मटेरियल का अगर गर्म करेंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे, उसका रेजिस्टेंस बदलेगा, क्यों, बिकॉज ऑफ चेंज इन रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल, नेचर ही बदल जाता है। समझ में आया क्या, क्या लिखेंगे, रेजिस्टेंस changes with temperature due to change in resistivity और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो कहते हो। तो क्या देखें, अक्सर इतनी सारा चीज देखने के बाद अगर हम स्ट्रीमलाइन करेंगे रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल कैसे क्या क्या चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, तो आपको हो गया लेंथ बदलेगा तब बदलेगा, एरिया बदलेगा तब बदलेगा, रो बदलेगा तब बदलेगा, टेम्परेचर बदलेगा तब भी बदलेगा। समझ में आ रहा है। तो हम कहेंगे, अगर समराइज करेंगे स्टेटमेंट्स को तो हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे कि नंबर 5 में, ये आपका बोर्ड का सबसे पॉपुलर और रेगुलर क्वेश्चन है, रेजिस्टेंस ऑफ ए मटेरियल डिपेंड्स ऑन लेंथ ऑफ मटेरियल, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, नेचर ऑफ मटेरियल और क्या, और टेम्परेचर ऑफ दी मटेरियल। ये चारों चीजों के ऊपर डिपेंड कर रहा है। समझ में आया, ये बहुत ही रेगुलर क्वेश्चन है। ऑन व्हाट फैक्टर्स द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर डिपेंड्स अपॉन द लेंथ ऑफ द वायर, थिकनेस ऑफ द वायर, नेचर ऑफ द वायर, कौन सा मटेरियल का बना है, कॉपर का है कि एल्युमिनियम का है कि गोल्ड का है कि आयरन का है, और नेचर के ऊपर डिपेंड करता है कौन सा पैरामीटर है, ये है एल, ये है ए और ये है रो, है कि नहीं, ऐसा। हाँ, तो ये पता चल गया कि ये टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। अब देखना है कि टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है, टेम्परेचर बदलने से बदलता है, तो बात सब सही है, लेकिन कैसे बदलता है, हाउ इट इज रिलेटेड टू टेम्परेचर, अभी हम लोग इसको देखेंगे। ठीक है, चलिए अभी हम लोग देखेंगे मैथमेटिकल रिलेशंस। मैथमेटिकल रिलेशन किसके किसके बीच में, बिटवीन रेजिस्टेंस एंड टेम्परेचर, इनके बीच में। चलो, इफ R1 is resistance at temperature T1, suppose R2 is resistance at temperature T2, T2 टेम्परेचर में रेजिस्टेंस R2 है, T1 टेम्परेचर में रेजिस्टेंस R1 है। ठीक है, तो when
टेम्परेचर इंक्रीजेस बाय डेल्टा टी, मतलब T2 माइनस T1। रेजिस्टेंस इंक्रीजेस, कितना इंक्रीज कर गया, डेल्टा आर, क्या है ये, R2 माइनस R1। क्या है, दी चेंज इन रेजिस्टेंस, ये कोई लॉ नहीं है, एक रिलेशन है जो कि एक्सपेरिमेंटली डेवलप किया गया है। द चेंज इन रेजिस्टेंस मतलब कौन, डेल्टा, इन रेजिस्टेंस is directly proportional to initial resistance and change in temperature। क्या कह रहा है, ये जो डेल्टा आर है ये प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी है, जितना ज्यादा चेंज होगा उतना ज्यादा होगा, और ओरिजिनल रेजिस्टेंस को प्रोपोर्शनल है। शुरू में क्या रेजिस्टेंस था, ठीक है, इसको लिखेंगे तो R2 माइनस R1 इज प्रोपोर्शनल टू R1 इंटू T2 माइनस T1, और ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी क्या है, R2 माइनस R1 इज इक्वल टू अल्फा, अल्फा एक कांस्टेंट है, R1 T2 माइनस T1। व्हाट इज दिस अल्फा कॉल्ड, अल्फा इज कॉल्ड टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। और क्या बता सकते हो उसका यूनिट क्या होगा, अल्फा का यूनिट क्या होगा, इधर ओम माइनस ओम तो ओम ही रहा, और ये तो ओम आया, ओम बाई ओम, वो तो हरि ओम हो गया, क्या रह गया, नो यूनिट, और बाकी आ गया ये 1/T2 माइनस T1, तो ये डिग्री सेंटीग्रेड है, तो अल्फा का यूनिट हो गया डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स। समझ में आया क्या, तो अल्फा इज कमिंग डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल, कौन सा मटेरियल है उसके ऊपर डिपेंड करता है। कॉपर के लिए एक वैल्यू ऑफ अल्फा होगा, एल्युमिनियम के लिए दूसरा वैल्यू ऑफ अल्फा होगा, मैंगानीज के लिए तीसरा वैल्यू ऑफ अल्फा होगा, अल्फा विल चेंज। अच्छा, दूसरा हुआ ये कि अगर हम कंडक्टर के लिए सोचेंगे, अगर हम कंडक्टर के लिए सोचेंगे, जब टेम्परेचर बढ़ेगा T1 से T2 रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, मतलब R2 will be more than R1। When T2 is more than T1, R2 is more than R1, means this quantity is positive, this quantity is positive। रेजिस्टेंस तो कभी नेगेटिव नहीं होता, ये भी पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो अल्फा क्या हो गया भाई, अल्फा हो गया पॉजिटिव। सो अल्फा इज पॉजिटिव फॉर कंडक्टर्स, कंडक्टर्स के लिए ये पॉजिटिव होता है। चलो इंसुलेटर के लिए सोचते हैं, इंसुलेटर के लिए सोचेंगे तो हम देखेंगे जब टेम्परेचर को बढ़ाया मतलब T2 इज मोर देन T1 तो ये हो गया पॉजिटिव, बट इंसुलेटर के केस में टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस घट जाता है, सो R2 इज लेस देन R1, सो दिस क्वांटिटी इज नेगेटिव। R1 तो पॉजिटिव है ना, R1 पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो अल्फा क्या हो जाएगा, नेगेटिव, नेगेटिव फॉर इंसुलेटर्स। मतलब अगर आप कहोगे कॉपर के लिए अल्फा पॉजिटिव है, रबर के लिए अल्फा नेगेटिव है, रबर इज इंसुलेटर। समझ में आया, तो ये जो रिलेशन आया, ये रिलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन आया। इसी रिलेशन को आगे बढ़ाते हुए वी कैन राइट क्या लिख सकते हैं, ये R1 को इधर ले लो, R2 इज इक्वल टू R1 प्लस R1 अल्फा डेल्टा T, और R1 गोज कॉमन 1 प्लस अल्फा डेल्टा T। तो कोई मटेरियल का अगर अल्फा हमें मालूम है और क्या दिया है, उसका रेजिस्टेंस R1 है, टेम्परेचर को डेल्टा T बढ़ा दिए, तो नया रेजिस्टेंस क्या बनेगा, R2 इज गिवन बाय R1 इंटू 1 प्लस डेल्टा T। समझ में आ रहा है।
जैसे अगर हम कहेंगे, ये हो गया ना, मिटा देते हैं इसको। जैसे हम कहेंगे फॉर, क्वेश्चन है, ए मेटल वायर of resistance 100 ohm, the value of alpha is say अच्छा 100 ohm, ठीक है, value of alpha is given by 0.004 डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स ऐसे दिया है। if temperature of material is increased from 20 degree centigrade to 80 degree centigrade, what will be the new resistance? चलो देखते हैं कैसे करेंगे। क्या दिया है, R1 दिया है कितना 100 ओम, T1 कितना दिया 20 डिग्री सेंटीग्रेड, T2 कितना दिया 80 डिग्री सेंटीग्रेड। तो फिर डेल्टा T क्या होता है, T2 माइनस T1 कितना होता है 60 डिग्री सेंटीग्रेड। अल्फा कितना दिया है, अल्फा दिया है 0.004 डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स। फिर R2 कैसे निकालेंगे, सीधा फॉर्मूला डालेंगे, R1 into 1 प्लस अल्फा डेल्टा T हो गया ना, R1 हो गया 100 into 1 प्लस अल्फा हो गया 0.004, डेल्टा T कितना हो गया 60। सिंप्लीफाई करो, जो आंसर आया वही कितना हो जाएगा देखो तो, 60 इंटू दिस करने से हो गया 0.24, ये हो गया 1.24, ये पूरा हो गया 124 ओम। तो न्यू रेजिस्टेंस विल बी 124 ओम। 20 डिग्री सेंटीग्रेड में जो रेजिस्टेंस था वो था 100, 80 डिग्री सेंटीग्रेड में 124 ओम्स। कभी कभार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाई मैंगानीज वायर इज यूज्ड एज द फिलामेंट इन बल्ब्स। अब क्या है कि बल्ब में जो फिलामेंट लगा है, जैसे बल्ब जलेगा वो क्या करेगा, वो तो गर्म होगा, गर्म होगा तो अगर रेजिस्टेंस इसका बढ़ गया तो क्या होगा कि पावर उसका घट जाएगा। जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा करंट उतना आसानी से नहीं जा पाएगा, तो पावर नहीं दे पाएगा। ठीक है, करंट जाएगा तब ना पावर होगा। अब करंट नहीं जा पा रहे तो पावर कम हो गया। इसलिए हम लोग को ऐसा मटेरियल ढूंढ के निकालना है जिसका टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस में ज्यादा कुछ बदलाव नहीं आएगा। हीटर कॉइल्स हो या बल्ब के फिलामेंट्स हो। मैंगानीज में क्या होता है कि जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट है अल्फा, दिस इज वेरी स्मॉल होने के कारण बहुत ज्यादा टेम्परेचर बदलने से भी अल्फा छोटा होने के कारण ये क्वांटिटी छोटा हो जाता है, रेजिस्टेंस में बहुत ज्यादा बदलाव नहीं आता है। सो व्हाई मैंगानीज इज यूज्ड, बिकॉज इट हैज गॉट ए वेरी लो वैल्यू ऑफ टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। समझ में आया ना? तो हम लोग टेम्परेचर के रिलेटेड इफेक्ट को भी देख लिए, कैसे कैलकुलेट करेंगे पता चल गया है ना। वेराइटी क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो हमें टेम्परेचर का वेरिएशन के साथ रेजिस्टेंस का वेरिएशन आता है। अभी कोई अगर किसी भी टेम्परेचर में इनिशियल रेजिस्टेंस दिया होगा तो फाइनल रेजिस्टेंस हम पता कर सकते हैं, अगर टेम्परेचर कोएफिशिएंट मालूम है, चेंज इन टेम्परेचर मालूम है। क्लियर? अभी आगे बढ़ेंगे, देखेंगे व्हाट इज पोटेंशियल, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, हाँ।